नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ में स्वागत है। हम लोगों ने एसएससी जीडी की पहली क्लास अच्छी तरीके से की थी। आज ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उठा करके रखा गया है। इनको देखिए और इनको सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम x प्लस 2 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। यदि उनमें से एक व्यंजक x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो दूसरा क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। ऐसा कुछ फार्मूला होता है। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा होता है, तो हमें दूसरा व्यंजक चाहिए ना, तो आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां पर HCF क्या दिया हुआ है? x प्लस 2, और इसके बाद आगे एलसीएम क्या दिया हुआ है? x प्लस 2 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये एलसीएम और एचसीएफ हो गया। ठीक, और अगर पहला व्यंजक आपको दे दिया गया हो, क्या दिया हुआ हो? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और दूसरा पूछा गया हो, तो दूसरा जो आपका पूछा गया है इसको आप नीचे रख लीजिए। तो दूसरा बराबर क्या होगा? दूसरा बराबर सर आपका होगा x प्लस 2 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, क्या इसको दो बार x प्लस 2 नहीं लिखा जा सकता? आप बोलेंगे हाँ लिखा जा सकता है, या फिर इस स्क्वायर से इसको खत्म कीजिए, इसको इससे खत्म कीजिए, तो आपका बचा क्या सर? आपका बचा x माइनस 1, एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और यही आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर। देखेंगे, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और x माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं था। अगर हमें फार्मूला आता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये देखिए, दो कुकर समान मूल्य पर बेचे गए, जिनमें से पहला कुकर 20% लाभ पर और दूसरा कुकर 20% हानि पर बेचा गया। तो पूरे सौदे में यदि 18 रुपए की हानि हुई हो तो क्रय मूल्य बताओ। अच्छा, जब हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है तो देखो, इसको तो सबसे पहले कितनी जल्दी आसानी से करेंगे इसको समझो। अभी इसने कहा है कि देखेंगे समान मूल्य पर बेचे गए, मतलब एसपी क्या है? बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है। अब जब सेलिंग प्राइस बराबर है तो मान लेते हैं कि जो कुकर है, एक को जो एक क्रय मूल्य है वो है एक्स, पीपी क्या है उसका? एक्स, उसमें क्या है? 20% का प्रॉफिट होता है। एक्स का 120% जो प्रॉफिट होता है वो बराबर है आपके दूसरे मूल्य पर वाई के 80% पर। बराबर है कि नहीं? अब ये दोनों सीपी है कि नहीं है? दोनों बराबर भी है आपस में, इसलिए बराबर कर दिया। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये चला गया, यहां पर बचा 3, यहां पर बचा 2, तो आपका निकला 3x बराबर 2y। तो x रेशियो y आपका कितना निकला? 2:3 निकल आया कि नहीं निकल आया? मतलब एक आपका सीपी 2 के अनुपात में है, दूसरा 3 के अनुपात में है, और यहीं पे तो दिया हुआ है क्रय मूल्य 2 और 3 के अनुपात में। कोई दिख रहा है आपको? पहला ऑप्शन ये दिख जाएगा 2 और 3 के अनुपात में। 90 दूनी 180, 90 तीन 270, निकल गया है कि नहीं निकल गया? लेकिन सर ये भी तो निकाल के दिखाइए, तो आपने दिखा दिया 2:3 में। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, इसको आगे इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आप जान रहे हैं कि एक बार 20% का लाभ हो रहा है, एक बार 20% की हानि हो रही है। जब ये दोनों चीजें आपको दिख रही है तो क्यों ना हम सक्सेसिव को यूज कर ले। अब सक्सेसिव क्या है? सक्सेसिव सर होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। प्लस तब रखेंगे जब हमें लाभ होगा, अब माइनस तब रखेंगे जब हमें हानि होगी। तो भाई 20 का लाभ, 20 की हानि, लाभ हानि मतलब माइनस आ जाएगा प्लस माइनस में, 20 गुणे 20 बटे 100, जो कि आपका निकल के आएगा माइनस का 4%, मतलब 4% की हानि। क्या दिया निकल के आया भाई साहब? 4% की हानि। अब यही जो 4% की हानि है, ये पैसों में कितनी दी हुई है? रुपयों में दिया हुआ है, ये 18 रुपए की टोटल हानि हुई। तो भाई 1% की 1% क्या 2% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 रुपए। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 450 रुपए।
अब देखो 450 रुपए कुल आपका आ गया यहाँ पर क्रयमूल, इसको 2:3 में हमें डिवाइड करना है, जो कि आपका कितना हो जाएगा 180 और 270। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ABC में AB पर CD लंब है तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान बराबर होगा। आप ऐसा कीजिए कि एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले क्या बनाएंगे सर? हम एक बनाइए त्रिभुज, कुछ ऐसा हमने एक त्रिभुज बनाया। अब त्रिभुज की कुछ कहानी ऐसी है सर कि इसमें CD लंब है AB पर, अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं और इसको C मान लूं, अब कह रहा है कि यहां पर CD क्या है? लंब है। किस पर? AB पर, तो इसको क्या मान लिया हमने? D। कोई दिक्कत भाई? CD लंब है AB पर, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक। अब आगे पढ़िए सर क्या कह रहा है। आगे उसने कहा है तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान बताइए। AC आपका क्या है? ये वाला पार्ट, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का इसका मान निकालना है। अच्छा, अब हमें इसका मान जब चाहिए तो AC स्क्वायर, अच्छा AC स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं ये बताइए। अगर त्रिभुज ADC की बात करें, किसकी बात करें? त्रिभुज ADC, ADC में कर्ण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये AC कर्ण बन रहा है ना। अब जब ये कर्ण बन रहा है तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब प्लस आधार। लंब क्या है? DC, या फिर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं BD कहां से निकलेगा। ये है आपका सर BD। अब ये BD है, अब हम जानते हैं इसके लिए कर्ण कौन काम करेगा? BC, और ये क्या हो जाएगा? लंब। तो अगर मुझे BD DB या BD निकालना होगा, BD का स्क्वायर करना होगा, तो हम जानते हैं इस कर्ण BC के स्क्वायर में हम किसको घटा देंगे? इस लंब को, CD के स्क्वायर को। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए क्या था? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AC की वैल्यू क्या निकली हुई है? AC की वैल्यू है आपकी CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखेंगे प्लस हमें क्या चाहिए? BD का स्क्वायर, प्लस BD चाहिए, तो प्लस की जगह प्लस लगाया। BD स्क्वायर की वैल्यू क्या दिखाया? BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो CD स्क्वायर चला गया, बचा क्या? AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब चेक करो कहीं है ऑप्शन में, ये जो है ये आपका गलत हुआ है ऑप्शन, ये ऑप्शन है आपके। तो आप देखेंगे यहाँ पर AD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यही आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय आती है तो उसको आसानी से हम इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं GD में, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, देखने में थोड़ा कठिन लगते हैं बल्कि होता कुछ नहीं इसमें। क्वेश्चन पढ़ो महारथियों। रवि 470 रुपए मूल्य वाले एक जोड़ी जूते खरीदता है। यदि 7% बिक्री कर दे हो तो उसके जूते की कुल भुगतान राशि क्या होगी? मतलब समझे क्या? मतलब ऐसे कुछ समझे इसमें कि रवि 470 रुपए के मूल्य वाले, मतलब इसका जो मूल्य है, मूल्य कितना, प्राइस कितना है? 470 रुपए, ठीक है। उसमें भी उसको दर देनी है, मतलब कि कर देना है, कितना देना है? 7%, इसी के मूल्य का कर देना है। तो अगर मैं इस मूल्य को थोड़ी देर के लिए 100% मान लूं और 100% की वैल्यू 470 दी हुई हो, तो हमें 7% और ऐड करके देना होगा ना, कर 7% और बढ़ा करके देना होगा। तो आपसे सर 107% की वैल्यू उसने पूछी है, तो आप जानते हैं 470 बटे यहाँ पर लिखेंगे 100 और पूरे लिख देंगे 107। कोई दिक्कत नहीं होगी सर इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसको डिवाइड किया, अब यहाँ बचा कितना? 47, 107 का से गुणा कर दीजिए, 7 सत्ते 49 और यहाँ पे बचा 7, इसको 4 से गुणा कीजिए, 4 सत्ते 28 और 4, इसको ऐड किया तो यहाँ निकला 9, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, ये 10 की 0, हासिल लगा 1, 50। कोई दिक्कत? 9 8 4 12 2, हासिल लगा 1, 10 0 और ये 5 निकल के आ गया, तो आपका निकला ये 50 29, और बटे का जो 10 रह गया था तो 1 दशमलव और लग गया, तो कितना आया? 102.90। समझ में आया? कुछ है नहीं इन सवालों में, बिल्कुल ये तो आसान सा सवाल था सर। अब इस तरह के सवाल नहीं लगाएंगे तब तो फिर भाई दिक्कत है, फिर तो आपको समस्या है। आपने
बहुत सारे पाप किए हैं, इसका मतलब बचपन में, ठीक है, तो ये तो करने ही पड़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम सेब 4 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम अमरूद की कीमत एक साथ 36.5 रुपए है, जबकि 3 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अमरूद की कीमत 26.5 रुपए हो, तो सेब और अमरूद की कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। अच्छा, ऐसा करो कि इसको ऑप्शन से उठाओ ना, चेक करो ऑप्शन से उठाने में। भाई ये सेब है, ये इधर पहले वाला सेब है और ये अमरूद है। अब वो प्रति किलोग्राम रखे हुए हैं, अगर 4 किलोग्राम सेब देखेंगे तो 7 चौक 28, लगभग 30 रुपए हो जाएगा। भाई अगर मान लूं मैं ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक, ये ऑप्शन सही है, तो मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये हो कि 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम सेब होंगे। तो 4 किलोग्राम अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 अलग से हो गया 30 रुपए यहाँ से मिले। इसके अलावा 3.5, उसमें अगर जो 3 का गुणा किया जाए तो लगभग निकलेगा 10.5। तो ये जुड़ करके कितना निकल के आ गया, 30 10 40.5। क्या यही दिया हुआ है, आप बोलेंगे 36.5, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सर। पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरे में कहानी कुछ ऐसी है, 4.5 रुपए और 5.5 रुपए दिया हुआ है। अगर 4.5 रुपए के 4 किलोग्राम सेब है तो ये कितने हो जाएगा टोटल, 4 चौको 16 और 2 18 रुपए के, 18 रुपए के हो जाएंगे। और इसको चेक करें भाई, इसको जब हमने चेक किया तो 3 किलोग्राम जब देखेंगे तो 3 पचे 15 और 15 2 15 16.5। अगर इसको चेक करो जोड़ करके तो 5 की जगह 5, 8 से 14 की 4, हासिल लगा 1 और ये 2, 24.5 आ रहा है क्या, 24.5 है क्या। तो आप बोलेंगे सर ये भी नहीं होगा, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो 36 दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो ये देखेंगे 4 सत्ते 28, एक मिनट थोड़ा सा 4 चौको 16 और 2 18। अब जब इसको हम चेक करेंगे, जब हमने इसको देखा 6.5 लेकर के रखा और 4 किलोग्राम की बात की, मतलब ये दूसरा वाला भी आपका गलत ही हो रहा है। तीसरे वाले की जब बात की तो देखेंगे 6.5 रुपए, मतलब 1 किलोग्राम सेब कितना है 6.5 का, तो 2 कितने होंगे 13, 4 कितने हो जाएंगे 26 रुपए, मतलब 26 रुपए सर आपका कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ जा रहा है। आगे देखेंगे 3.5 रुपए में क्या है, 3 किलोग्राम, 3.5 गुणे 3 करेंगे लगभग 10.5 के आसपास आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 36.5 जा रहा है, तो सीधे सीधे इसका उत्तर ये हो जाएगा। मतलब ये हमने हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज किया और ऑप्शन से इसको निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें ऑप्शन से नहीं करना है, हमें पूरा बेसिक से करना है, तब कैसे करेंगे सर, तो इसके लिए समझिए फिर आप कि हमें क्या करना होगा। कि यहां दिया क्या है, 4 किलोग्राम सेब और 3 किलोग्राम अमरूद की कीमत एक साथ 36 रुपए है। मान लेते हैं 1 केजी सेब की कीमत मान लेते हैं x और 1 केजी अमरूद की कीमत मान लेते हैं y। अब देखो 4 किलोग्राम सेब मतलब 4x, 5 किलोग्राम 3 किलोग्राम अमरूद मतलब 3y। इसका टोटल रेट कितना दिया हुआ है 36.5 रुपए, ठीक। दोबारा पढ़ो, 3 किलोग्राम सेब 3x, 2 किलोग्राम अमरूद 2y, कितना दिया है सर 26.5, कितना दिया हुआ है 26.5, ठीक है। अब क्या करें, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, क्यों ना हम इनको बराबर कर ले सर। इनको बराबर करने के लिए इससे मैंने 2 से गुणा करा दिया, इससे 3 से करा दिया, क्योंकि बराबर तो हम बचपन से ही कर रहे हैं। जब हमने इसका बराबर किया तो जो 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6y और ये हो जाएगा 36 दूनी 72 1 73। इधर गुणा कराइए सर। जब हमने इधर गुणा कराया तो देखा ये कितना हुआ, 3 रखाई 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर, इसका गुणा कराइए 3 पचे 15 की 5, हासिल लगा 1, 3 18 1 19 की 9, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हमने इसको माइनस किया तो ये भी माइनस हो गया और इधर भी माइनस हो गया, मतलब ये चला गया, तो यहाँ बचा माइनस का x बराबर यहाँ पर कितना निकला, आप बोलेंगे 6.5, कुछ ऐसा निकल के आया क्या, 6.5 कुछ ऐसा निकला क्या 73 में, हाँ 6.5,
तो x बराबर आपका कितना निकल के आ गया, 6.5 निकल के आ गया। 6.5 किसमें है, सिर्फ इसमें दिख रहा है, तो आप सीधे सीधे इसको निकाल लेंगे और आगे का करने की आपको जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्योंकि 6.5 और कहीं सेव में आपको दिख भी नहीं रहा, क्योंकि आपने सेव की वैल्यू क्या मानी है, x, और वो भी निकलेगी 6.5। समझ में आया? या तो आप पहले वाला हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए, या तो आप इसका यूज कर लीजिए, ये आपका बेसिक है, इसको आप लगाते जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, रवि प्रत्येक चौथे दिन और शशि प्रत्येक 10वें दिन दिल्ली जाता है। 3 जनवरी 2003 को वो दोनों एक साथ दिल्ली गए। अगला दिनांक जब वे दोनों एक साथ फिर दिल्ली जाएंगे। जब कभी भी इस प्रकार के सवाल आ जाए तब हमें हमेशा क्या निकालना होता है, उनका निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे भाई, रवि कैसा चौथे दिन, हर चौथे दिन, और शशि कैसा हर 10वें दिन। अब इसका जब हम एलसीएम सर निकालेंगे तो आप देखेंगे तो सबसे पहले 2 से गया, यहाँ बचा 2, यहाँ पर बचा 5, फिर 2 और फिर 5, मतलब 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। इसका एलसीएम टोटल कितना आया सर, एलसीएम इसका आया 20। मतलब आने वाले 20 दिन बाद वो फिर से जाएंगे। तो पिछली बार वो किस दिन गए थे, रवि प्रत्येक चौथे दिन जाता है। यदि वह दोनों एक साथ दिल्ली 3 जनवरी को गए हो, 3 जनवरी को गए हो तो 20 और जोड़ दो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 23 जनवरी। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था। कभी भी इस प्रकार के सवाल आ जाए, हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है, अगर जोड़ने की बात करता तो जोड़ दीजिए, नहीं तो फिर जो कह रहा हो वो कर दीजिए। नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 120 डिग्री और AB बराबर AC, तब कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसा सवाल है सर इसमें कि आप इसको समझना पड़ेगा हमें। देखेंगे, मान लेंगे एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई, एक कुछ ऐसी भुजा हो गई, ठीक। अब भुजा की कहानी कुछ ऐसी है कि ये है आपका एंगल A, ये है B और ये है C। इसकी वैल्यू, A की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री। कितने दी हुई है, 120 डिग्री। अब AB बराबर AC, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर दिया हुआ है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, तो कोण B और कोण C का मान बताइए। अब देखो, दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो ये कोण भी तो बराबर होंगे। ये दोनों कोण भी, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा। कहने का मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ, समान भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं। अगर ये भुजा बराबर है इसके, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे सर, बराबर हो जाएंगे। अब आप नॉर्मली सी बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। कहने का मतलब कहूं मैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180। एंगल A की वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है आपको, ठीक है। एंगल BX एंगल CX है, दोनों का x प्लस x बराबर आपका 180 दिया हुआ है। 2x बराबर आपका 180 माइनस 120 होगा, तो x बराबर आपका 60 डिवाइडेड बाई 2, जो कि निकल के आएगा 30 डिग्री। मतलब 30 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा और 30 डिग्री आपका ये भी हो जाएगा। कहीं है ऑप्शन में, ये है भाई साहब। समझे कि नहीं समझे? कितना आसान सा सवाल था, कुछ था इसमें। अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जीडी में, अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं तब तो ये समस्या है। और फिर पता है, हमें आ भी जाता है लेकिन हमें टाइम भी मैनेज करना होता है। तो हमें क्या करना है कि टाइम भी मैनेज करते हुए चलना है ना। तो जो सवाल, ये जो सवाल है ना, इनमें कुछ है नहीं। लड़के क्या करते हैं, जैसे इस तरह के सवाल देखते हैं ना, ज्योमेट्री वगैरह के, तो देखते ही भाग जाते हैं। तो थोड़ा सा देखो, अब प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस ही आ जाएगा। हम लोग आपके जीडी के एग्जाम के पहले 60 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा देंगे, और उसमें से आपका मैथ का हर एक पोर्शन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इसी तरह से जुड़े रहिए और लगे रहिए सर। देखिए क्वेश्चन क्या है, घंटा घर की घड़ी की बड़ी सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो 2 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपका 2D से लिया गया सवाल है, एकदम गजब का सवाल है। अच्छे नहीं कर पाएंगे इसको, तो कैसे करेंगे सर। मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, एक घड़ी है सर, ठीक है। अब जैसे हमें क्या करना है कि इसकी एक बड़ी वाली सुई, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इसकी बड़ी सुई मान लेते हैं ये है आपकी टोटल 21 सेंटीमीटर। कितनी है, 21 सेंटीमीटर। जैसा आपके सवाल ने कह दिया मैंने भैया वैसा कर दिया, कुछ भी नहीं बदला है ना। अब 2 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए, मान लेते हैं 2 मिनट बाद वो इतना आगे चल पाती है। ऐसा होता नहीं, इतना 2 मिनट तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोच लो कितना चल पाती है। अब जब सर इतना चल पा रही है तो थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए कि ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, इसके द्वारा अंतरित किया हुआ।
ये वाला क्षेत्रफल कुछ ऐसा चाहिए। अब ये निकालने के लिए कैसे निकलेगा, अब इसको कैसे निकाला जाए? तो इसको निकालने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये कितने एरिया में घूमी है, कितने डिग्री घूमी है। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि 2 मिनट में एक जो सुई है वो कितने डिग्री घूम जाती है, बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई। तो आप सभी जानते हैं कि टोटल 360 डिग्री घूमना पड़ता है इसको, है ना, 360 डिग्री घूमना पड़ता है ना। अब इस 360 डिग्री जब घूमना पड़ता है तो 360 डिग्री अब पूरा 1 घंटे में ही पूरा मतलब घूमती है 360 डिग्री की नहीं घूमती है, 360 डिग्री घूमती है कि नहीं घूमती? भाई मिनट वाली सुई क्या होगी, बड़ी सुई, वही तो बोलते हैं मिनट वाली सुई को। तो ये 360 डिग्री पूरा एक चक्कर कब लगाती है? 1 घंटे में। 1 घंटे में लगा देती है, फिर अगले घंटे में फिर लगाती है, फिर लगाती है। तो जब 1 घंटे में लगा देती है तो इसको कितना टाइम लगा? 60 मिनट। मतलब इसको डिवाइड किया तो ये 6 मिनट टाइम लगा। 6 डिग्री मतलब 1 मिनट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी? 6 डिग्री। आपको दिया कितना गया है? 2 मिनट। 2 मिनट में कितना घूमेगी? 12 डिग्री। अब 12 डिग्री घूमती है तो फार्मूला लगा दीजिए सर। फार्मूला क्या होता है? गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे थीटा भी दिया हुआ है 12 डिग्री, तो थीटा बाई कितना हो जाएगा? 360। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हो जाएगा। पाई की वैल्यू लिखिए 22/7। आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर लंबी है, जो कि थीटा आपको दिया है 12 डिग्री और डिवाइडेड बाई 360 ऐसा कुछ दिया हुआ है। 12 से इसको डिवाइड किया तो 12 3 36, यहाँ बचा 30। 7 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 7 3 21, 3 से ये चला गया, बचा यहाँ पर 10। निकला क्या आपका सर? निकला आपका 22 गुणे 21 बटे 10। तो बटे 10 बाद में कर लेंगे, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया तो देखा कि ये आपका कितना निकल के आया? 2 4 2 6 और ये निकला 4, कितना निकला? 462। अब बटे में क्या था? 10 10 था तो यहाँ पे एक दशमलव लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 46.2। कहीं है वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में? ये देखिए सर, ऑप्शन नंबर बी, 46.2 वर्ग सेंटीमीटर। क्या किया सर हमने? हमने कुछ ऐसा किया कि हमें चाहिए था ये वाला क्षेत्रफल। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? तो इस एरिया के निकालने का एक फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल निकल आता है। लेकिन अगर कोई थीटा दे दिया जाए आपको पर्टिकुलर, तो थीटा बाई 360 लग जाता है, इसमें लग जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई सर हमको। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई तो ये थीटा निकाले कितने कि ये 2 मिनट में कितना डिग्री घूम गई। तो 2 मिनट में निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक घड़ी की बड़ी वाली जो सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम 2 मिनट का निकाल लेंगे 12 डिग्री। तो थीटा भी मिल गया, सॉल्व किया, 46.2 डिग्री। मजा आई कि नहीं आई बोलो? समझ में आया? बोलो भाई, कमेंट करो, समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन कुछ अजीब लिखा हुआ था तो इसको मैंने ठीक करके यहाँ पर लिख दिया है। अब जब दिया हुआ है ऐसा सवाल तो इसको किस प्रकार से सरल करेंगे? तो इसको सरल करने का एक आसान सा तरीका, कुछ नहीं, 2√2 की जगह 2√2। सबसे पहले एक एक करके सॉल्व कर लो, क्योंकि ये हमें क्या होता है कि रूट हटा देते हैं तो आसानी से नीचे वाले रूट हमें हटाने होते हैं, ये हटा दे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैसे हटेगा? परिमेयकरण से सर हटेगा। तो √5 माइनस √3। अब परिमेयकरण क्या होता है? जो हर में होता है बस केवल चिन्ह परिवर्तित करके उसी प्रकार से लिख देते हैं ऊपर और नीचे। जब इसको ऊपर और नीचे इसी प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? यहाँ पर आएगा 2√2 और एक कोष्टक में √5 प्लस √3, कुछ ऐसा निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये √5 माइनस √3 1 है, √5 √+3 1 है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 और 3 में घटा तो कितना बचा यहाँ पर? 2। तो 2 से 2 चला गया। तो यहाँ पर अगर √2 का √5 में गुणा कराया तो √10 प्लस √6 इतना निकल के आया केवल इस पार्ट से, ठीक, इस पार्ट से। अब आगे देखो, अगर जो मैं इसको व्हाइट पार्ट से इस वाले को सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर लिया मैंने √5 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है? √3 प्लस √2। इसका भी परिमेयकरण कराओ क्योंकि ये रूट हटाने हैं हमें। तो √3 माइनस √2 बटे √3 माइनस √2, कुछ ऐसा होगा। तो यहां से निकलेगा √5 कोष्टक में √3 माइनस √2, ठीक है। अब इनका आपस में फिर वही a माइनस बी a प्लस बी का स्क्वायर निकला तो 3 में 2 गए, कितना बचा? 1 बचा। तो यहां से सर आपका कितना निकल के आया? √5 और कोष्टक में √3। अच्छा ऐसे सर इसका गुणा करा लीजिए आप, √5 का √3 में गुणा कराया तो यहाँ पे निकला √15 माइनस √10, कुछ ऐसा निकल के आ गया इससे। अब इसकी बारी आई तो इसको भी यहाँ सर सॉल्व कीजिए, यहाँ पर नहीं, इसको यहीं सॉल्व कीजिए।
इसके लिए यहाँ पे लिखा है √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। इसका मल्टीप्लाई कराया, परिमेयकरण करने के लिए प्लस लगाना पड़ेगा, √5 प्लस √2। जब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ से निकला 3√3। इसी प्रकार से थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, 3√3 इसी प्रकार से हो गया। इधर हो गया आपका √5 प्लस √2। इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो वही a प्लस b माइनस बन गया, तो यहाँ पर 5 माइनस 2 3 बचा, 3 से 3 चला गया। अंदर गुणा कराया, अंदर जब हमने गुणा कराया तो √15 यहाँ से निकला और यहाँ पर प्लस का √6 निकला। क्लियर हो गया, तीनों निकल के आ गए हमारे। अब जब तीनों निकल के आ गए तो हम क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? अब तो अब इसको आसानी से कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे तो देखिए, यहां से सबसे पहले आपका क्या निकला, यहां से आपका निकला √10 प्लस √6, आगे प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। यहां से आपका क्या निकला, यहां से आपका निकला इसका भी गुणा करा देते, ये निकला हुआ है √15 माइनस √10। अब आगे देखते हैं, यहाँ माइनस की जगह माइनस लगा दिया। यहां से आपका क्या निकला है सर, √15, यहां से आपका क्या निकला है √15। अब चूंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा √6। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? समझ भी गए होगे। √15 से √15 चला गया, √10 से √10 चला गया, √6 से √6 चला गया, बचा क्या आपका यहाँ पर 0 बचा। समझ में आया? कुछ था भाई इसमें? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान सा सवाल था। बस कुछ नहीं कराया उसने, परिमेयकरण कराया पूरे का, और आसानी से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसको हमने मान लिया स्टेप नंबर फर्स्ट था आपका, ये वाला है फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपका ये निकला, स्टेप नंबर सेकंड आपका कुछ ऐसा निकला, और स्टेप नंबर थर्ड आपका ऐसा निकला, और तीनों को हमने सॉल्व कर दिया और आप आ गया यहाँ पर 0। नेक्स्ट, किसी बहुभुज में 27 विकर्ण हो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है। अब देखो, बहुभुज में 27 विकर्ण हो और भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बात कही है। तो जो बहुभुज के विकर्ण होते हैं ना, उसका फार्मूला होता है n(n-3) डिवाइडेड बाई 2। ये जो n होता है ये होती है भुजाएं, ये क्या होती है भुजाएं। अब वही भुजाएं ही तो हमें ज्ञात करनी है, और विकर्ण दे दिए गए हैं, विकर्ण कितने निकल के आए 27। ठीक है सर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इस तरीके से ना, तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। n(n-3) यहाँ से हो जाएगा 27 दूनी 54। क्यों ना इसको अगर मैं गुणनखंड बनाऊं तो ये तो टाइम टेकिंग होगा, टाइम बर्बाद करेगा। ऐसा करें, हम ऑप्शन उठा के रखते हैं। अगर मैं n की जगह 9 रख दूं तो यहाँ पर हो जाएगा सर 9, और यहाँ पर 9 में 3 गए हो जाएगा 6, और बराबर लिखा है 54। क्या ये 54 बराबर 54 आ रहा है सर? आप बोलेंगे हाँ सर आ रहा है, तो डायरेक्ट आपका उत्तर ये हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? एक ये तरीका हो गया। अच्छा, ये जो फार्मूला कुछ ऐसे बना है, इसको भी जान लो। अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझ लूं कि ये क्या है, एक त्रिभुज। अब त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो बोलोगे सर कोई विकर्ण होता ही नहीं है इसमें। तो इसमें अगर फार्मूला रखा जाए, हम जानते हैं n(n-3/2) कुछ फार्मूला है। n की वैल्यू यहाँ पर 3 भुजाएं हैं। देखो जो ये n होती है ना, n जो होती है ये भुजा होती है। क्या होती है? भुजा होती है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। 3 में से फिर 3 चला गया, यहाँ पर कितना बचा? 0। मतलब प्रूव हो गया कि त्रिभुज में जो, अगर आपको बात किया जाए कि टोटल भुजाएं कितनी होती हैं, तो आपका कंफर्म हो जाएगा। बस समझे? तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया सर। ठीक है, तो समझ गए ना? इस प्रकार से ये जो है, ये फार्मूला है, इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बना देता हूँ। ये जो फार्मूला है, मैं फार्मूला भी लिखा नहीं, मैंने लिख देता हूँ। त्रिभुज के विकर्ण फार्मूला होता है n(n-3/2), जहां n इज इक्वल टू भुजा। क्या होती है? भुजा। अब इसको आप नोट कर लीजिएगा सर, समझ रहे हैं? यहां से आपके त्रिभुज के विकर्ण निकल आएंगे। अगला क्वेश्चन, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बाह्य वृत्त की बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो अंतः वृत्त को स्पर्श करती है। क्या गजब का सवाल है भाई साहब, अच्छे नहीं कर पाएंगे इसको? देखोगे, प्रयास किया जाए। आइए बताते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, समझिएगा। एक वृत्त है आपका ये, एक आपका दूसरा वृत्त
जाने दीजिए इसको। एक आपका दूसरा वृत्त कुछ ऐसा है और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है वह बड़ी से बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो अंतः वृत्त को स्पर्श करे। अब बड़ी से बड़ी जीवा कैसी बनाई जा सकती है? इसमें बड़ी से बड़ी जीवा कुछ ऐसी बनेगी सर, यहां से अगर मैं इसको अगर टच कराते हुए जो स्पर्श करती हुई जाए, इससे बड़ी कोई जीवा होगी क्या? आप बोलेंगे सर कोई जीवा नहीं होगी। अब जब कोई जीवा नहीं होगी, अब इसकी त्रिज्या भी समझ लीजिए कि कुछ त्रिज्याएं भी कुछ दी हुई हैं। इसकी कैसी त्रिज्या दी हुई हैं? अगर सबसे पहले मैं इस वृत्त के केंद्र की बात करूं तो कौन सा होगा? यहां पर होगा सर, कुछ होगा कि नहीं होगा छोटे वृत्त का? अच्छा, बड़े वृत्त के केंद्र की बात करूं तो कुछ सर यहां पर होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ होगा। थोड़ा सा ज्यादा हो गया, दोनों को सही करता हूँ। छोटे वृत्त का केंद्र आपका कुछ यहाँ पर होगा और बड़े वृत्त का केंद्र कुछ आपका यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे होगा। ठीक, अब देखो दोनों की त्रिज्या का मान कितना कितना दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या की जब बात किया जाए, ये और इसकी दूसरी कलर से त्रिज्या बना देता हूं मैं, और जब सब इसकी त्रिज्या की बात किया जाए तो कुछ ये होगी ना। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है? बड़े वाले की, बड़े वाले को दी है आपकी 3 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 3। तो ये जो बड़े वाले की त्रिज्या है वो है कितनी है? 3। और छोटे वाले की कितनी है? 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब एक बात बताओ, 2 इधर होगी तो क्या 2 इधर भी नहीं होगी छोटे वाले की? इस साइड भी तो 2 होगी। जब इधर 2 है तो 2 इधर भी होगी, तो 2 सेंटीमीटर ये भी हो गई। और ये पूरी कितनी थी? 3 थी। ये पूरी कितनी थी? 3 थी। तो बताओ इस दोनों के बीच की केवल 1 सेंटीमीटर बची, और यहां पर भी कितनी बची? 1 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं पूरी बात को समझना। देखो ये आपकी 2 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी? 2 होगी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बड़े वाले की यहां से यहां तक 3 थी, यहां से यहां तक, तो फिर इस छोटे वाले की कितनी बचेगी? यहां पर 1 बचेगी कि नहीं बचेगी? आप बोलेंगे हाँ सर बचेगी। अब जब यहां पर 1 बचेगी, और ये बताइए ये कितनी जाएगी? आप जानते हैं ये बड़े वाले की त्रिज्या है, तो सर ये कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो क्या ये नहीं निकाल सकते? अब ये क्या बन गया? अब ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, जो कि आपका ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये कर्ण बन गया, ये लंब बन गया, आधार बन गया। आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार कुछ ऐसा होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 माइनस 1, तो एक्स बराबर आपका आएगा 8 रूट में, जिसे एक्स बराबर कह सकते हैं 2 रूट 2। निकल के आया, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई निकल के आ गई कि नहीं निकल के आ गई? आप बोलेंगे हाँ सर निकल के आ गई। अब हमें चाहिए क्या? जीवा की लंबाई। अब 2 रूट 2 जैसे आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को टिक मार देते हैं, जो कि आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है सर। अब ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि ये तो सिर्फ हमने यहाँ की लंबाई निकाली 2 रूट 2। अभी 2 रूट 2 जब यहाँ की है तो 2 रूट 2 इधर की भी तो होगी, तो 2 रूट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 रूट 2। और यही क्या हो जाएगा आपका सर? आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? था ना अच्छा सवाल? समझ में आया? कभी कभी 1-2 सवाल आपको ऐसे देता है जिसे हमें करना होता है, तो आदत डाल लो, हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, परिमेय व्यंजक पर है गया क्या इसका? परिमेय व्यंजक x माइनस 3 और आगे लिखा एक्स स्क्वायर है। ये क्या है? ये है आगे एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, 1 मिनट में इसको सही कीजिए रहा हूं। ये आपका क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। x माइनस 3 एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई बटे में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 का मान पूछ रहा है। कहने का मतलब ये कह रहा है सर कि ये x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बटे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 का न्यूनतम रूप लिखिए। अब इसको हम और खंडों में विभाजित कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। इनके गुणनखंड और भी हो तो हो सकते हैं सर। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 4 और x माइनस 1। ये इसके खंड है।
डिवाइड किया। अब ये खंड इस तरह से मैंने कैसे निकाल दिए, इसका परफेक्ट वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सभी लोग निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर पाप तो बहुत किए हैं तुम लोगों ने। अब इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसके भी हमें खंड करने हैं, तो सर इसका खंड पता है क्या होगा? इसका खंड होगा x माइनस 3 और ये होगा x प्लस 1। कैसे हुआ? 3 एक नम 3 हुआ, माइनस का माइनस लगा और प्लस यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आ गई। अब देखेंगे x माइनस 1 चला गया, x माइनस 3 चला गया, बचा क्या सर आपका? x माइनस 4 और x प्लस 1, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर? कहीं है ये दिया हुआ है x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आपका दूसरा वाला? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए? समझे या नहीं समझे? इसमें कुछ था नहीं खास। देखो भाई, कह रहा है 9 की पावर 60 इज लेस देन 27 की पावर 35। दूसरे इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ है 9 की पावर 96 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 27 की पावर 35। इसी प्रकार से 9 की पावर 60 इज ग्रेटर देन 27 की पावर 35। इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। अब हम कैसे पता करेंगे? 9 की पावर क्या बढ़ा लेंगे? आप बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे? तो अगर मैं ट्राई करूं इस 9 की पावर 60 और ग्रेटर देन 27 की पावर 35 को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो इस 9 को क्या मैं 3 की पावर 2 नहीं कह सकता हूं, उसकी पावर 60 नहीं कह सकता हूं, यहां पर इसको 3 की पावर 3 और की पावर 35 नहीं कह सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ सर कह सकते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 की पावर 120 और यहां पर आया 3 की पावर 3 गुणे 135 105। क्या ये बड़ा दिख रहा है इससे? आप बोलेंगे सर ये तो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया सर? गलत हो गया। समझे या नहीं समझे? दूसरे की बात करें, अब जैसे ही देखो ये हमको लेस देन दिखा जबकि ये ग्रेटर देन था, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो सीधे सीधे आपका उत्तर हो गया। और दिमाग मत लगाइए, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फंसेंगे। जब यहाँ पर डायरेक्ट हमको उत्तर दिख ही जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये दिख गया, ये दिखे दिखा आपको 9 की पावर 60 इज ग्रेटर देन, ये तो गलत है ना, यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना होगा, ये तो पूरा गलत है। यहाँ पर इस प्रकार से होगा, ग्रेटर देन होगा, क्योंकि 3 की पावर 120 लगी हुई है, ठीक है, ना कि 3 की पावर 105 उससे बड़ा है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपकी आ गई डीआई। पढ़िए, डीआई से आपको पेट की डीआई याद आ जाती होगी, खैर, लेकिन डीआई की आदत डालिए। दिख रहा है ना डीआई? अंकित देखो जरा, डीआई दिख रहा है कि नहीं? उसमें दिख रहा है ना? आए तो ठीक, आंकड़े देख लीजिए भाई। अगर नहीं क्लियर हो तो मैं पूरा लिख दूं। यहाँ पर ये लिखा है 1994-95, ये लिखा है 1995-96, ये लिखा है 1996-97, ये लिखा है 1997-98, ये लिखा है 1998-99, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये 750, ये 500 है, यहाँ पर लिखा है 750, यहाँ पर लिखा है 1000, यहाँ पर लिखा है 1250, यहाँ पर लिखा है 1500, यहाँ पर लिखा है 1750 और ये लिखा है 2000, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है ये आपका है आयात। थोड़ा सा इसको मैं दिख देता हूँ अच्छे से, ये है आपका आयात, और जो निर्यात है वो आपको सिर्फ व्हाइट कलर से दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, 1997-98 निर्यात 1994-95 की अपेक्षा कितना गुना था? अब देखो 1997-98 निर्यात, देखो निर्यात आपका व्हाइट कलर का, किस सन में? 1997-98 ये रहा, कितना था? अब यहां से आप देखेंगे तो ये आपको 15 के सामने दिखाई देगा, मतलब ये कितना था? 1500 था ना। इसको ऐसा कीजिए, इसको आप व्हाइट कलर से लिखिए, कितना था? 1500 था। अब 1994-95 की अपेक्षा, 94-95 आपका बिल्कुल शुरू को दिख रहा है, वो कितना है आपका? सीधा 500 दिख रहा है, तो ये आपका कितना निकल के आ गया? 500 आ गया। इसको डिवाइड किया तो कितनी बार में गया? 3 बार में, 3 गुना, सीधा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 गुना। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किस वर्ष आयात एवं निर्यात में अंतर सर्वाधिक था? आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं ये 500 से 750, मात्र 250 का अंतर, यहाँ पर भी 250 का अंतर, यहाँ पर 500 का अंतर, यहाँ पर भी कुछ, और यहाँ पर
आपका ये 350 का अंतर कुछ ऐसा कुछ था, और यहाँ पर देखिए ये आपका 1250 से सीधा 2000, 750 का अंतर, मतलब 1998-99 में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि देखो आयात बहुत कम इसका जा रहा है, इसका आयात आ रहा है मात्र 1250 और निर्यात जा रहा है 2000, मतलब आप 1997-98 इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। सॉरी 1998-99, 1998-99 ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत अवधि में औसत से अधिक निर्यात वाले वर्षों का औसत से कम निर्यात वाले वर्षों से अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो निर्यात है ना, निर्यात आपका ये जो व्हाइट कलर वाला बनी हुई है लाइन, इसमें इसका एवरेज निकालना है। जो एवरेज से अधिक के वर्ष है उनको अलग लिखना है, और जो एवरेज से कम वर्ष है उनको लिखना है। तो एवरेज निकालने का एक मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, या तो आप ऐसा कीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, 500 प्लस 1250 प्लस 1750 प्लस 1500 और प्लस इस प्रकार से 1250, या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, या फिर एक तरीका है, ये इस प्रकार से वैल्यू दी हुई है, इनमें से किसी एक को मान लीजिए आपकी एवरेज है, किसी एक को मान लीजिए हम 1250 को मान लेते हैं कि एवरेज है इसका। इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर से अच्छे समझाऊंगा। 1250 ये मान लेते हैं आपका क्या है, थोड़ा सा इधर लिखेंगे इसको, ये आपका मान लेते हैं कि 1250 आपका सर क्या है, एवरेज। अब बस चेक करना, एक एक सन को उठाइए। अब देखो ये 500 कितना कम है, 1250 जो हमने एवरेज माना है, कितना कम है, आप बोलेंगे सर 750 कम है, माइनस का 750 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इधर चेक करो 1250 से कितना कम ज्यादा, एक भी न कम न ज्यादा। अब आगे चेक करो, अब ये देखो ये कितना ज्यादा है, ये 1250 से आपका 500 अधिक है, प्लस 500 कर दिया। इधर चेक करो ये कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे सर ये सिर्फ 250 ज्यादा है, 250 कर दिया। आगे चेक करो, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा न ज्यादा है न कम है, जीरो की जगह जीरो लगा दो। अब जितनी बार दिए हो, जितने नंबर दिए हो, 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया। जब 1250 इसी प्रकार से लिख दिया, अब देखोगे ये सब क्या चला गया, जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया, 750 माइनस का जीरो, जीरो कोई मतलब नहीं हुआ, 250 और 500 750, 750 750 खत्म, और जब ये खत्म तो ये पूरा क्या हो जाएगा सर आपका, ये आपका हो जाएगा जीरो। तो 1250 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज। सीखे एवरेज निकालना सीखे कि नहीं सीखे। हमने क्या किया, हमने बस इनका डिफरेंस निकाल लिया, एक कोई पर्टिकुलर एवरेज मान के। जब हमने इसका एवरेज माना तो ये यहाँ पर 750 आया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 500, यहाँ पर 250 और यहाँ पर जीरो, प्लस माइनस किया, सब जीरो निकल आया। जब सब जीरो निकल आया तो आपका यही 1250 क्या होगा, इसका एवरेज करके देख लेना आप लोग। 500 प्लस इस तरह से जितने भी हैं सबको जोड़ करके अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकलेगा 1250 आपका एवरेज। अब इस 1250 से कौन ज्यादा कौन कम, ये आप यहीं से पता कर ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कम था तो एक ये कम वाला आ गया, ये ज्यादा वाला था तो एक ये ज्यादा वाला आ गया, एक ये ज्यादा वाला था तो एक ज्यादा वाला आ गया। तो अनुपात पूछा क्या गया है, अधिक और कम। अधिक वाले कितने हैं, 2, एक ये और एक ये, और कम वाला कौन है, सिर्फ 1, तो 2:1। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ये डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बोलो भाई, समझे सभी लोग, कैसे लगे क्वेश्चन आज के। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम इसी तरह से करते रहेंगे ना, तो जीडी की मैथ में आपको तो बिल्कुल दिक्कत होने नहीं वाली है। मैं सही बता रहा हूं कि आप मेरी ये 60 प्रैक्टिस सेटों की सीरीज पढ़ के जाइए ना, जीडी क्या आपके कोई भी स्टेट एग्जाम के भी क्वेश्चन होंगे, आपका सीएचएसएल का भी एग्जाम होगा ना, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप बस ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगा लीजिए, और लगाने के साथ साथ आपको आने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लगा लिया बस खत्म हो गया, आना भी चाहिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, और लगभग नहीं तो मैं 900 क्वेश्चन करा दूंगा मैथ के 60 दिनों में। तो आप ऐसा कीजिए ना, इसी तरह से जुड़े रहिए, लगे रहिए एग्जाम विथ मी के साथ, हम लोगों को प्यार देते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।